नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से आ रही बड़ी खबर के साथ। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने 2 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में बारिश की संभावना है। चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी में भारी बारिश हो सकती है और इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज और कल भारी बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने 2 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। आज और कल भारी बारिश हो सकती है उत्तराखंड में, खासतौर पर चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और हालांकि कई दिनों से वहां पर बारिश भी हो रही है और आज और कल के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने 2 दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में एडवाइजरी ये दी जाती है कि लोग जो है नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि बारिश से जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ जैसे हालात वहाँ पर बन जाते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चेतावनी दी जाती है कि लोग नदी नालों के पास ना जाएं और ना ही ऐसे पर्यटक स्थलों पर जाए जहां पर नदी है, पानी है। चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी में भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट यहां पर मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान के तहत जारी किया गया है। कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में बारिश हो सकती है। इसमें चमोली शामिल है, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, ये वो जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। वहीं जहां 2 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं विभाग की ओर से लगाया गया अनुमान का असर उत्तराखंड के कई हिस्सों में दिखाई भी दे रहा है। 3 जगहों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे जहां पर भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो चुकी हैं, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लक्सर, देहरादून और रुड़की की 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां पर सड़कें भारी बारिश की वजह से जलमग्न हो गई हैं। और वहीं देहरादून की बात करें तो यहाँ पर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। बता दें कि रुड़की में भी पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है, जिसे लेकर लोग खासा परेशान है, क्योंकि इससे अब जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। और वहीं इस समस्या के लिए बड़ेड़ी राजपुताना में बाढ़ सुरक्षा चौकी बनाई गई है, लेकिन सुरक्षा चौकी से अधिकारी नदारद दिखाई दे रहे हैं और इस चौकी पर अधिकारियों की मौजूदगी के बजाय गेट पर ताला लटका रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो इसका कौन जिम्मेदार होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, अधिकारी यहाँ पर है नहीं, ताला लगा हुआ है इस बाढ़ सुरक्षा चौकी पर। उत्तराखंड में बरसात के मौसम के साथ ही डेंगू फैलने की आशंका भी अब बढ़ने लगी है। बीते कल अक्सर में बरसात के बाद डेंगू के काफी मामले सामने आए हैं और इस बार स्वास्थ्य विभाग ने बरसात के शुरू होते ही डेंगू से निपटने के लिए सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। डेंगू की रोकथाम को लेकर लक्सर में आज स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक भी हुई है, जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए। हमारी एएनएम, आशाएं और एएफ और उसमें हमारे समाज सेवी भी हैं, तो उनको ये जाएंगी, हमारी आशाएं जाएंगी, एएफ जाएंगी घर घर जा करके। एक हमारा पंपलेट डेंगू के बारे में, एक हमारा कोविड के बारे में, हर आदमी को कि किसी को सांस लेने में कोई दिक्कत हो, बुखार हो, कि इससे कोई ना छिपाए, इससे ना डरें। और अभी हमारा बरसाती सीज़न शुरू हो गया है और ये मच्छर जो हमारा पैदा होता है ये साफ पानी में होता है, जैसे गमले, कूलर, घर के ऊपर कोई हमारी कोई हंडी और ये जो टंकियाँ होती खाली, ये ढक्कन के साथ इनको होना चाहिए। ढक्कन उतार देते हैं, बंदर उतार लेते हैं, तो ये हर एक को ढक करके रखना। ये सब चीज़ें बताइए इसके बारे में।
तो अब जहां बारिश ने दस्तक दी है तो वहीं अब डेंगू की बीमारी का डर भी यहां पर लोगों को सताने लगा है। और बरसात के बाद डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सभी कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में डेंगू से निपटने के लिए तमाम पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से सटे बालावाली और खानपुर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है, ताकि उत्तराखंड राज्य में कोई भी बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु प्रवेश ना कर सके। बता दें कि कोरोना काल के चलते 2 सालों से लगातार कांवड़ यात्रा रद्द हो रही है और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने इस बार भी यही फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा नहीं करवाई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अन्य प्रदेशों से आने वाले लोग आंख मिचौली का खेल करके उत्तराखंड में प्रवेश कर हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर पर ही सख्ती बरतते हुए सभी वाहनों को बारीकी से जांचें, उनकी चेकिंग करें। जो गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2021 में कांवड़ मेले को स्थगित कर दिया गया है। इस संदर्भ में एक मीटिंग जो है एसएसपी महोदय द्वारा अभी आउट की गई थी और उसके संदर्भ में जो विभिन्न बॉर्डर क्षेत्र के एरिया हैं उनको जोन और सुपर जोन के अंदर बांटा गया है और उसमें विभिन्न तरह के मैसेजेस फ्लैश किए जाएंगे, जिसमें बाहरी राज्यों के लिए भी मैसेज दिया जाएगा कि कांवड़ यात्रा स्थगित हो गई है। और इस संबंध में जो बॉर्डर है उस पर विशेष रूप से ड्यूटियाँ हमारी जो है डिप्लॉय की जाएगी और साथ ही साथ जो बॉर्डर के लगते हमारे क्षेत्र हैं, जो थाने हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंगें जो है वो चल रही हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं। गोविंद, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बार भी कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा को बंद कर दिया गया है और ऐसे में बॉर्डर्स को भी हालांकि 22 तारीख से सील करने के आदेश आए हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर सख्ती तो बढ़ा दी गई है ताकि बाहरी राज्यों के लोग हरिद्वार ना पहुँच सके। बिल्कुल प्रिया, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से जो तीसरी लहर के चलते जो है पूरे प्रदेश में ये कह सकते हैं कि कोरोना का जो ग्राफ था वो बढ़ रहा था। धीरे धीरे हालांकि कोरोना के मामले जो है कम सामने आए, लेकिन उसके देखते हुए तीसरी लहर को जो देखते हुए जो सरकार ने यहाँ पर जो है कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का जो एक फैसला बनाया है और इसी को देखते हुए जो है अब जो है उच्च अधिकारी द्वारा जो है जो यूपी से सटे जो बॉर्डर है, प्रिया ये कह सकते हैं कि यूपी से सटे जो बॉर्डर है हमारे, उन पे जो खास चाक चौबंद जो व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन की देखने को मिल रही है। बारीकी से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारीकी से जो है पुलिस कर्मी जो है सभी वाहनों को चेक कर रहे हैं और हालांकि जो श्रद्धालु हैं जो बाहर के राज्यों के उत्तराखंड में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहां पर पुलिस जो है वापसी उन लोगों को भेज रही है। यदि कोई भी यात्री या श्रद्धालु जबरदस्ती किसी बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन मोड में है और उसके खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करने की भी एक तैयारी कर रही है। गोविंद जी, ये जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड से लगते कौन कौन से बॉर्डर्स हैं जिनको अभी फिलहाल वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, सील करने की तैयारी है? प्रीति यहाँ पर जो है यूपी से सटा जो है जो मुजफ्फरनगर और मेरठ को जो बॉर्डर जोड़ता है, उस खानपुर जो बॉर्डर है वहाँ पे जो है काफी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र माना जाता है। काफी हरियाणा, पंजाब सभी इसी बॉर्डर से होकर गुजरते हैं। अगर बात की जाए बालावाली की तो यह बिजनौर के रास्ते बीयूपी को जोड़ता है। दोनों पे ही बॉर्डर पर जो पुलिस का सघन चेकिंग अभियान है और यहाँ पर जो सीओ विवेक कुमार है उनकी पैनी नजर अपने आप में बनाए हुए हैं, जगह जगह का जो जायजा ले रहे हैं। खासकर अगर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी की बात करें तो वह भी जो बॉर्डर पर खासा निगरानी रखते हुए ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो कोरोना का जो ग्राफ था वो धीरे धीरे कम तो हुआ था, लेकिन जिस तरह से कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जो शक्ति देखने को मिल सकती है। जी प्रिया, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि और लोग भले ही कांवड़िए नहीं जा रहे हैं लेकिन और लोग हरिद्वार जरूर जा रहे हैं, तो क्या उनको इजाजत दी जा रही है या उनको भी रोका जा रहा है? बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा अभी 2 दिन पहले ही सेंथिल अब्बुदई कृष्णनाथ जो एसएसपी हैं हरिद्वार जिले की जो कमान खुद संभाले हुए, ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि जो भी श्रद्धालु अगर बॉर्डर के गुप्त रास्ते से जा रहा है तो उन पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। खबर फास्ट में यह खबर अपनी प्रमुखता से 2 दिन पहले ही दर्शाई थी, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कप्तान साहब की तरफ से कि जितने भी बॉर्डर है, बॉर्डर के अन्य राज्य जो गुप्त रास्ते हैं उन पर भी सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई भी यात्री उत्तराखंड
उत्तराखंड के राज्य में प्रवेश करता पाया गया है, अन्य राज्यों से आने वाले जो यात्री हैं तो वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी प्रिया। जी शुक्रिया गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है और ऐसे में कांवड़िए हरिद्वार ना पहुँच पाए, इसके लिए बॉर्डर्स को सील करने की तैयारी है। 22 तारीख से बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी बॉर्डर्स पर चौकसी बढ़ाई हुई है। हर जाने वाली गाड़ी को पहले देखा जा रहा है, बारीकी से उसकी जाँच की जा रही है और खासतौर पर कांवड़ियों के लिए तो पूरी तरीके से मनाही है कि वो हरिद्वार नहीं जा सकते हैं कांवड़ लेने के लिए। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अपना रुख साफ कर दी चुकी है और हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक लगाई है और वहीं वहां के पूजा अनुष्ठानों का लाइव प्रसारण करने का आदेश दिया जा चुका है। हालांकि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ये कहा है कि वेदों में लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर चार धाम की यात्रा की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने ये साफ किया है कि चार धाम यात्रा जो है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारे वेदों में लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि लाइव प्रसारण का कोई भी जिक्र नहीं है, इसलिए हम भी इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। उस पर माननीय न्यायालय में हम लोग एफिडेविट देने वाले हैं कि सभी का मत आया है कि लाइव प्रसारण कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि वेदों में भी नहीं लिखा गया, इसलिए लाइव प्रसारण हम नहीं करेंगे। उस पर माननीय न्यायालय में हम लोग एफिडेविट देने वाले हैं कि सभी का मत आया है कि लाइव प्रसारण कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि वेदों में भी नहीं लिखा गया, इसलिए लाइव प्रसारण हम नहीं करेंगे। उस पर माननीय न्यायालय में हम लोग एफिडेविट देने वाले हैं कि सभी का मत आया है कि लाइव प्रसारण कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि वेदों में भी नहीं लिखा गया, इसलिए लाइव प्रसारण हम नहीं करेंगे। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी, यहाँ पर चारधाम यात्रा के लाइव प्रसारण को लेकर अब सीएम की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, लेकिन अनुरोध ये आ रहा है लोगों की तरफ से कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। तो इसमें यहाँ पर क्यों इस ऑप्शन को नहीं रखा गया? क्योंकि अभी कोरोना की वजह से लोग जा नहीं सकते इस यात्रा पर, तो कम से कम एक ऑप्शन उनके लिए होना चाहिए। हमारी सरकार ने पहले भी प्रयास किए थे, क्योंकि उत्तराखंड की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, उसके साथ साथ में आर्थिक रूप से भी जुड़ा हुआ है जी। इसलिए चाह था कि जो आस्थानीय जिले हैं उनमें उनके लिए यात्रा खोल दी जाए, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा उस पर प्रतिबंधित किया गया। तो उच्च न्यायालय में उसके लिए जो है तो सरकार ने अपनी पक्ष रखा है और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी का जो बयान है कि लाइव जो मामला है लाइव वाला, वो देव दर्शन के लिए मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष ही ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उनका इस पर बयान आया और मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपना पक्ष रखा है तो जल्दी सुप्रीम कोर्ट भी उसको कोई डिसीजन दे देगा जी। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती है और जिक्र भी नहीं है, आप खुद भी ये मानते हैं कि अभी कोरोना है तो ऐसे में चारधाम यात्रा की भी इजाजत नहीं मिलेगी और लोग जा भी नहीं पाए। निश्चित रूप से कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी चीज पर प्रतिबंध लगे, और क्योंकि उत्तराखंड तीर्थाटन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ लाखों की संख्या में जो है तो श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं चार धाम के दर्शन के लिए, और उससे हमारी पूरे उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो लेकिन क्या करें, मजबूरी है सरकार की भी और पूरे सिस्टम की कि इस कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी है, इसलिए सारे कदम फूंक फूंक कर रखे जा रहे हैं। आगे जिस तरह से स्थिति रहेगी उसी तरह से आगे भी कैसे जो है तो धामों को खोला जाए उस पर भी धीरे धीरे विचार चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद जी, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि अभी कोरोना जिस तरीके से दोबारा से फैल रहा है और ऐसे में लोगों को भी इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी और ना ही उनको सीधा इसका प्रसारण दिखाया जाएगा। शनिवार को उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और उस दौरान दोनों के बीच में कई प्रस्ताव और समस्याओं को लेकर बातचीत हुई। इस पर क्या कुछ कहना है बिशन सिंह चुफाल का, वो सुनिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र शेखावत जी से मिला, तो मैंने कहा कि भाई कुमाऊं में भी नदियों में जिस प्रकार से गंगा से तट पे जितने भी नदियां हैं उन सहायक नदियों में सारे काम हो रहे हैं, उसमें तटबंध बने हैं, जगह जगह मोक्षधाम बने हुए हैं और टीएसपी बनी हुई है।
तो कुमाऊं में भी उन्होंने इस करते हुए 200 करोड़ रुपए इस बार स्वीकृति किया है। 200 करोड़ इसमें उधम सिंह नगर में जनपद में उसमें 9 TSP बन रहे हैं और उसके सहायक जो नदियां हैं 7 सहायक नदियां जो नाले हैं उन नालियों का भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, बंद बनाए जाए जिस प्रकार से गंगा से सहायक नदी बने हुए हैं और जगह जगह पर जो हमारे मोक्ष धाम भी बने हैं मोक्ष धाम का भी निर्माण किया जाए। ये प्रस्ताव केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के सामने था, उन्होंने सर पर स्वीकृत कराई और उन्होंने कहा कि आप तत्काल इनके DPR भेजें। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स, सिर्फ खबर फास्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशी मठ में स्थित प्रसिद्ध नरसिंह धाम में आद्य जगतगुरु शंकराचार्य के आराध्य देव नृसिंह भगवान के दर्शन करके उनका आशीर्वाद दिया और नृसिंह महादेव से भी खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। ऋषिकेश की ग्राम सभा गढ़ी मैचक्र के पूर्व प्रधान यजेंद्र पाल सिंह रावत पर लगातार जांच का सिलसिला जारी है। जांच में स्ट्रीट लाइट में घोटाला पाए जाने के बाद पूर्व प्रधान यजेंद्र ने करीब 24 लाख की रिकवरी भी उनसे की गई है और जिसके बाद ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बार में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई सालों से पूर्व प्रधान द्वारा मनरेगा के कार्ड अपात्र व्यक्तियों के बनाए गए हैं और खाते में रुपए अपात्र व्यक्तियों के डाले जा रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में प्रशासन से जांच की मांग की है।
तो यहाँ पर जो लोग मान्य नहीं हैं उनके मनरेगा कार्ड बना दिए गए हैं और जो लोग मान्य हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में प्रशासन को अवगत करवाया है और प्रशासन से जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर ये गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है कि उन्होंने अपात्र व्यक्तियों के मनरेगा कार्ड बनवा दिए हैं। मनरेगा के भी जो 800 कुछ कार्ड इन्होंने बनाए हैं और मनरेगा का कार्य इन्होंने स्वयं अपनी जेसीबी के द्वारा किया है, स्वयं ठेकेदारी करके किया है और लोगों के जॉब कार्ड भर के और उनके खातों में पैसे डाल के और फिर उनसे पैसे निकलवा कर ये स्वयं उस पैसे का उपयोग करते थे। तो लोग अब जो डरे हुए लोग थे ग्रामीण, वो खुलकर बता रहे हैं कि हमसे जो है मनरेगा के पैसे इस प्रकार से, जो पूर्व प्रधान जयेंद्रपाल सिंह रावत जी हैं वो इस तरीके से मनरेगा का कलेक्शन करके और हमें 200-300 रुपये खर्चे के देते थे और मनरेगा का काम स्वयं करते थे। तो इस प्रकार के कई जो भ्रष्टाचार इन्होंने घोटाले जो अपने कार्यकाल में किए हैं वो धीरे धीरे करके जनता के सामने और प्रशासन के सामने आ रहे हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, यहाँ पर पूरा मामला जानना चाहेंगे, कब से ये गड़बड़ी मनरेगा में चल रही है और कब इसका खुलासा हुआ? जी, जैसा कि ये जानकारी सामने आई है कि जो पूर्व प्रधान थे जयेंद्रपाल सिंह रावत, लगातार इन्होंने जो अपने कार्यकाल में मनरेगा के कार्य किए या जो शौचालय के लिए बजट आया था, कई चीजों में इनकी अनियमितताएं पाई गई है और जिस पर शिकायतकर्ता राजपाल पवार और साथ में सुरवीर कंडियाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर से जो शिकायत है वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ट्रांसफर हो गई और डिस्ट्रिक्ट स्तर से यहाँ जो अभी जांच चली, जांच में ये पाया गया कि साथ साथ में लाइटों का घोटाला भी सामने आया है, जिसके लिए प्रधान को एक नोटिस जारी हुआ है, जवाब बताओ नोटिस, जिसमें कि 24 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस आया है। और साथ में ऐसी अभी जो शिकायत करता है वो अभी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी लाइटों का घोटाला नहीं है, अन्य कई चीजों का घोटाला है। मनरेगा में 5 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है शिकायतकर्ता ने, जिसकी जांच की वो अभी भी मांग कर रहे हैं। जी, शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो 5 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है और इस पूरे मामले में प्रशासन से ग्रामीणों की तरफ से जाँच की मांग की जा रही है। और इस पर ज़्यादा और बातचीत के लिए शिकायतकर्ता जिन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की है, राजपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हेलो जी, यहाँ पर जी नमस्कार, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपको ये पता चला कि यहाँ पर मनरेगा में और स्ट्रीट लाइट घोटाला हो रहा है और आपने जो शिकायत की है तो क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया है? मैडम, मैं राजपाल पवार हूँ, पूर्व सैनिक हूँ जी। मैं इंडियन आर्मी से सेवानिवृत्त हूँ और मैं जब अपनी ग्राम सभा में 2007 में जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने देखा कि ग्राम सभा में एक ही व्यक्ति जो है अपने इनकी भाई की जो मिसेज थी वो प्रधान थी और ये उनके मतलब मुख्य कार्यकर्ता थे जो ये सब कुछ करते थे जी। उसके बाद ये 5 साल उन्होंने उस कार्यकाल में काम किया, उसके बाद ये स्वयं फिर प्रधान बन गए। तो इन्होंने देखा, मैंने देखा कि हमारे ग्राम सभा में इतने मनरेगा के काम हो रहे हैं, करोड़ों के काम हो रहे थे, लेकिन ग्राम सभा में किसी भी बेरोजगार युवक को कार्य नहीं दिया जा रहा था जी। तो ये बड़ी विडम्बना थी। हमने सोचा कि कम से कम जब भारत सरकार का ये वो है कि मनरेगा के तहत जो है 90 दिन का गारंटी कार्ड काम का कार्य जो है मिलना चाहिए लोगों को जी। लेकिन ये स्वयं ही अपनी जेसीबी मशीन से स्वयं ठेकेदारी करके कार्य करते थे जी। लेकिन आप बता रहे कि आपके सदस्य का ही कोई, आपके परिवार का ही कोई सदस्य प्रधानी में था, तो उस दौरान भी आपको इसकी जानकारी थी क्या? उस दौरान आपने रोकने की कोशिश नहीं की? उस दौरान कोई शिकायत नहीं की? मैडम, मेरे परिवार का कोई सदस्य प्रधान उसमें नहीं था। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मैं 2007 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ आर्मी से जी। तो जब ये गाँव का मैंने ये विडम्बना देखी कि गाँव में इतने बेरोजगार युवक हैं और हमारे गाँव में जो SC ST के लोग हैं वो कम से कम हमारे यहाँ जो है बोक्सा लोग हैं वो 300-400 परिवार हैं जी, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन। तो अब क्या आश्वासन दिया प्रशासन की तरफ से? इसमें जांच की जा रही है? जी जी जी, मैंने जो है जिलाधिकारी महोदय को अपने मांग पत्र में कई जो बिंदुओं पे सूचना वो मांगी थी, जांच मांगी थी जी, जिसमें कि जिला विकास अधिकारी के नेतृत्व में खंड डोईवाला विकास खंड से जो है खंड विकास अधिकारी और उनकी कुछ टीम आई है जी। और उन्होंने कुछ बिंदु इनके पाए हैं और उन्होंने इनको नोटिस भी दिया है रिकवरी का तकरीबन 27-27.5। राजपाल यहाँ रोकना चाहूंगी, राजपाल जी रोकना चाहूंगी। सुशील कुमार हमारे साथ यहाँ पर जिला अधिकारी जुड़ गए हैं जिनको आपने शिकायत भी की है और इस पूरे मामले की जांच भी कर रहे हैं। सुशील जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर।
नमस्कार जी। आपको शिकायत मिली होगी, ऋषिकेश के अंदर एक गांव पड़ता है जहां पर अमान्य लोग जो हैं, अपात्र हैं, उनको मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है और जो पात्र हैं वो इससे वंचित हैं। अब इस मामले में आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? नहीं, देखिए अभी मेरे पास ऐसी कोई शिकायत पहुंची नहीं है। अगर शिकायत पहुंची तो डिटेल जांच करवा करके जो भी चीज सामने निकल के आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। राजपाल जी, क्या आपने जिला अधिकारी को इस बारे में शिकायत दी है? जी मैडम, दी है मैडम। लेकिन सुशील कुमार जी, फिर आप अभी तक आपको नहीं मिली है वो शिकायत? नहीं, मुझे वो इन्होंने शिकायत सुशील कुमार जी हमें नहीं मिली है। मेरे पास एक प्रोसेस होता है कि बार-बार जो है जिलाधिकारी के पास जाएगा, कंसर्न को भेजेगा, तो मेरे पास पहुंचता होगा। पहुंचने के बाद में उस पर प्रॉपर देख करके आगे कार्रवाई करेंगे। राज्यपाल जी, कब आपने शिकायत की थी और क्या लगता है आपको कि अभी तक नहीं पहुंच पाई होगी जिलाधिकारी के पास? मैंने ये जो जांच पत्र दिया था ये 19 अक्टूबर के आसपास जो है, ये अक्टूबर के महीने 2020 में ये जांच के लिए हमने प्रेषित किया था माननीय जिला अधिकारी जी को जी। और उसके बाद एक जांच समिति जो है जिला विकास अधिकारी के नेतृत्व में हमारे जनवरी में हमारे यहाँ आई है जी, जिन्होंने कुछ बिंदुओं में जांच की है और मैंने जिला विकास अधिकारी जी से सूचना के आधार पे जो है इनकी जांच आख्या मांगी है जी। लेकिन सुशील कुमार जी कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक कोई भी शिकायत पत्र नहीं मिला है। मैंने आपको तभी बोला था, वैसे भी मैंने उनको शिकायत पत्र दिया है और उनके द्वारा मुझे जांच आख्या भी मिली है। बात सुनिए ना, देखिए आप सीधा जी ठीक है राज्यपाल जी ठीक है, सुनिए सुशील कुमार जी, अब उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर 2020 को उन्होंने पत्र भी दिया था। वो कह भी रहे हैं कि एक जांच टीम अभी पहुंची भी थी। नहीं, वो देखिए आप तो जो अभी बात कर रहे हैं ना, आपने कोई रेफरेंस और कुछ नहीं दिया, सीधा पूछा इस तरह चाहिए उसमें, तो इसमें मैं कैसे बिना फाइल देके बता पाऊंगा? इस मामले में मुझे कल आप संपर्क करेंगे तो मैं ऑफिस में जो फाइल्स हैं उनको देख करके डिटेल में आपको बता पाऊंगा। नहीं जी, अभी आप कह रहे थे कि आपको इस बारे में कोई पत्र मिला ही नहीं है। आप देखिए, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आपने मुझे स्वयं जिला विकास अधिकारी की सुशील कुमार डोभाल जी जांच में आए हैं, बात करें, हमने ना ग्राम पंचायत का नाम बोला, उन्होंने जांच भी की है। राज्यपाल जी को तो मैं जानता हूँ, ये शिकायत करता है, इन्होंने एक शिकायत के हाँ जी, इन्हीं का ये पूरा मामला है। इन्होंने इसी मसले को लेकर मैं आपसे बात कर रही सर। अब तो आपको याद आया होगा जी, उसमें शिकायत गतिमान है डीपीआरओ और मैंने जांच करी थी, तो डीपीआरओ के स्तर से उसमें कुछ रिपोर्ट दी गई है और वो रिपोर्ट हम कंसोलिडेट करके डीएम साहब को प्रस्तुत करेंगे, तो उसके आगे कार्रवाई। ठीक जी, शुक्रिया सुशील जी आपसे। जी, जब भी आप कुछ पूछे ना तो स्पेसिफिक पूछे कि आप किस पर्टिकुलर जगह के बात कर रहे हैं कि इस केस में कुछ शिकायत है। नहीं, आप ग्राम पंचायत लेवल पे ये लोग डील करते, तब उनके बारे में प्रॉपर डिटेल अगर आप ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं जी, ठीक है सुशील, ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए राज्यपाल जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है अपात्र व्यक्तियों के मनरेगा कार्ड बनाने का ये मामला है और साथ ही साथ इसमें अब ये कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है। जल्द ही इसमें आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की तहसील के कई गांवों में रात के अंधेरे के साथ अब दिन में भी अवैध खनन का काम धड़ल्ले से फल फूल रहा है। रुड़की तहसील के अंतर्गत कई गांव ऐसे हैं जहां पर खनन माफियाओं की दबंगई के सामने पुलिस प्रशासन भी लचर नजर आ रहा है। खनन से सरकार के राजस्व को करोड़ों की चपत लग रही है। इसके अलावा सड़कों पर वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिट्टी से भरी ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर तेज गति से सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे कि दुर्घटनाओं की आशंका तो बनी रहती है। और मामले में जॉइंट मजिस्ट्रेट ने भी इस पूरे मामले में बातचीत करके कार्रवाई करने की बात कही है। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपके टीवी बड़ी खबर, मानसून सत्र से पहले कांग्रेस में फेरबदल की संभावना। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस में फेरबदल की संभावना। लोकसभा राज्यसभा के अंदर कुछ फेरबदल हो सकता है। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा का जिम्मा मिल सकता है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा का जिम्मा मिल सकता है, जिम्मेदारी मिल सकती है। गौरव गोगोई को भी मिल सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। तो मानसून सत्र से पहले कांग्रेस में फेरबदल किया गया है। फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।